Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी सीरीज की और आईसीटी में आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वर्ड लगातार आप सुनते हैं, लगातार आप जानते हैं, लगातार आप इसका प्रयोग भी आजकल कर रहे हैं और अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने टास्क को थोड़ा सा और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। और आपके जीवन के जो भी टास्क हैं उन टास्क को खुद ना करके कुछ ऐसी चीज़ों का विकास किया गया जिसके माध्यम से या जिस पर आधारित होकर जो मशीन्स डेवलप की जा रही हैं, जो मशीन बनाई जा रही हैं, वो आपके उन टास्क को परफॉर्म करेंगे। एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा बेस जिस पर आधारित होकर कुछ ऐसी भी मशीन का निर्माण लगातार किया जा रहा है जो ह्यूमन के जैसे ही बिहेव करेगी, जो ह्यूमन को मिमिक करेगी, उनके हाव भाव को, उनके काम को और किस तरीके से वो किस कंडीशन पर किस तरीके का बिहेव करते हैं वैसा ही बिहेव कुछ मशीन्स जो हैं वो करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आपने सिरी को बोला कि सिरी इसको कॉल कर दो, आपने अलेक्सा को बोला कि अलेक्सा ये कर दो, आपने गूगल असिस्टेंस का यूज़ किया और अपने टास्क को, अपने काम को और ज़्यादा आसान बना लिया। तो आज देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सीधे तरीके से अगर आप देखिए तो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जिसको आप बोलते हैं आर्टिफिशियल, दो वर्ड से मिलकर बना है, और दूसरा हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है। आर्टिफिशियल का मतलब तो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल को कहते हैं कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है यहाँ पर बुद्धिमत्ता, या एक तरीके से अगर हम बात करें तो बुद्धि। तो हमें कुछ या हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण किया जा रहा है, हमारे द्वारा या मनुष्यों के द्वारा कुछ इस प्रकार की बुद्धि का निर्माण किया जा रहा है जो ह्यूमन के जैसे बिहेव करे, या उसका प्रयोग करके जो मशीन्स हैं वो भी ह्यूमन के जैसे बिहेव करें। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई जहां पर आर्टिफिशियल फॉर्म में इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग जो है वो किया था जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ये वही हैं जिन्होंने लिस्प लैंग्वेज जो है वो दी है, उसको डेवलप किया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसका प्रयोग जो है वो करते हैं। यही रीज़न है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हमसे पूछा जाता है तो हम एक नाम लेते हैं और वो नाम है जॉन मैकार्थी। एमपीपीएससी का अभी जो रिसेंटली एक पेपर हुआ है उसको अगर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल में तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन सीधे तौर पर मिलेगा और वहां पर पूछा गया है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका राइट आंसर जो है वो जॉन मैकार्थी था। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिलती है। इट इज आर्टिफिशियली डेवलप्ड इंटेलिजेंस, कृत्रिम रूप से बुद्धि का विकास करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर हम देखें तो अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज बेस्ड ऑन द डेवलपिंग ह्यूमन लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जैसे कि सोचना, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें जो है वो मशीनों में विकास की जा सके। एक कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके और कुछ इस प्रकार की चीजों का विकास करते हैं जिसके माध्यम से मनुष्यों के जैसे, ह्यूमन के जैसे ही जो मशीन होते हैं वो भी वैसा ही काम, वैसा ही बिहेव जो है वो करने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखनी है। पहले, सबसे पहला कि जॉन मैकार्थी जो है वो क्या, मतलब फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन मैकार्थी हैं। लिस्प किसने डेवलप की है तो ये भी पता होना चाहिए कि जॉन मैकार्थी ने की है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, तो आर्टिफिशियली डेवलप्ड इंटेलिजेंस जो है वो कहलाती है एआई, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से विभिन्न प्रकार की बुद्धि या बुद्धिमत्ता का हम निर्माण करते हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके दो साइड मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ बेसिक चीजें तो हम देखेंगे लेकिन इसके कुछ और भी पहलू हैं जो आपको जानना जरूरी है। इससे आपकी लाइफ को, इससे आपके जीवन को थोड़ा सा आसानी तो हुई है, आपके काम जो हैं वो थोड़ा इजी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, आप मैन पावर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैन पावर को रिप्लेस कर रहा है। और अगर मैं ये भी बोलूं कि आगे आने वाले कुछ सालों में इस देश में या वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को इस, मतलब मशीन से ज़्यादा काम नहीं आता
या अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसी मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है उनसे बेहतर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी को खतरा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरफ जहाँ एआई के डेवलपमेंट के कारण हम 5th जनरेशन के सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमारे या ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आसान हो गई है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इसी एआई के कारण हमको ये भी समझ में आता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में देश में ज़्यादातर काम जो है वो इन्हीं प्रकार की मशीन्स के द्वारा किया जाएगा, जिसके माध्यम से अब क्या होगा कि मैनुअल जो काम होते थे, जो एम्प्लॉय जो काम करते थे, उनको मशीन्स के द्वारा कराया जाएगा और उन एम्प्लॉय की छटनी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप एआई से बेहतर नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप उस मशीन से बेहतर नहीं है, आपको कुछ ऐसा नहीं पता है जो उस मशीन को नहीं पता है, तो समझ लीजिए कि समस्या आने वाली है। राइट, तो ये तो कुछ अलग चीजें हो गई। हम फिर से लौटते हैं एआई पर और हम बात करते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब जब मैं बात करता हूं तो इसमें कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ये समझ में आता है कि यार कुछ प्रोग्राम जो है वो दिए गए हैं और आर्टिफिशियल फॉर्म में हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। उन इंस्ट्रक्शन पर आधारित होकर हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि अलग अलग कंडीशन में एक मशीन जो है वो अलग अलग प्रकार का बिहेव कर सकती है, काम कर सकती है। तो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आपको दो और चीजों को देखने की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आर्टिफिशियल, जैसे मान लीजिए कि ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक एरिया है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक चीज आपको दिखाई देती है जिसको आप बोलते हैं मशीन लर्निंग, और उस मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपको एक और चीज दिखाई देती है जिसको आप बोलते हैं डीप लर्निंग। राइट, तो आपको यहां पर क्या समझ में आता है, आपको यहां पर दिखाई देता है कि यार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम मशीन डेवलप कर रहे हैं वो काम करेगा कैसे, तो उसके लिए मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, और उस मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ इस प्रकार से मशीन्स डेवलप करना ताकि वो मशीन खुद अपनी बुद्धि के आधार पर काम करे, उसको हम डीप लर्निंग बोलेंगे। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक जिसको पूरा 5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा जहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। और फिर आता है डीप लर्निंग। तो यहाँ पर जब आप देखते हो ना तो यहाँ पर ये चीजें इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि सबसे छोटा अगर आप देखेंगे, हालांकि उसका एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसका यूज जो है वो हम लगातार फ्यूचर में कर रहे हैं और फ्यूचर में करेंगे इस तरीके की चीजों का प्रयोग, और क्या इम्पैक्ट होगा वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं अभी डायग्राम के माध्यम से आपको वो चीजें बताऊंगा। अब देखिए आपकी यहाँ पर अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अब आता है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझ में आ गया कि यार आर्टिफिशियल फॉर्म में इंटेलिजेंस को डेवलप करना और कुछ इस प्रकार की चीजें कि हम ऐसी मशीन्स डेवलप करें जो ह्यूमन को मिमिक करे, जो ह्यूमन के जैसा बिहेव करे, ह्यूमन के जैसे ही काम करे, उसको हम बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस मशीन को काम करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग क्या होती है, तो मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये एक रोबोट है। राइट, अब रोबोट जो है या मशीन जो है वो काम करेगा क्या, तो हमने कुछ इस प्रकार के सिस्टम को डेवलप किया, हमने कुछ इस प्रकार से इस मशीन को डेवलप किया कि इसको काम करने के लिए अलग अलग कंडीशन में जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए वो हमें एट अ टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसको जब बना रहे थे उसी टाइम ड्यूरेशन पे हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए, हमने कुछ इस प्रकार से चीजें बनाई कि ये प्रोग्राम क्या करेंगे, जब ये मशीन काम करेगी तो इन प्रोग्राम के आधार पर इसको इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलता रहेगा। हमने ये बताया कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको इस प्रकार से काम करना है, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको ये बिहेव करना है, अगर ऐसी कंडीशन, तो हमने हर चीज का इंस्ट्रक्शन अगर आप समझिए, इनपुट अगर आप समझिए, हमने हर चीज के लिए इनपुट, हमने हर चीज के लिए प्रोग्राम जो है वो इसके डेवलपमेंट के टाइम पर ही हमने पूरे सेट कर दिए थे इनबिल्ट फॉर्म में। राइट, तो हमें एट अ टाइम प्रोग्राम देने की आवश्यकता नहीं। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग का मतलब है एक ऐसी मशीन जो प्रोग्रामर के द्वारा दिए गए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है और उसी के आधार पर वो बिहेव करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ये मशीन जो है वो अपने हिसाब से काम नहीं करेगी,
ये जितना प्रोग्राम्ड है, जितनी चीजें इसको बताई गई हैं पहले, सिर्फ उन्हीं चीजों को ये एग्जीक्यूट करेगी। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से कोई चीजें हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर काम नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में जो हम एआई पर या एआई की टेक्निक पर बेस्ड होकर जो हम मशीन्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें हम जो मैकेनिज्म अपना रहे हैं, उसमें जो हम चीजें देख रहे हैं, वो कौन सी हैं? वो मशीन लर्निंग है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें किस प्रकार की चीजें, तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक तकनीकी है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि प्रोग्राम अपने आप नई चीजें सीख सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद कोई भी निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार के काम करने के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड किया गया, इसको इस प्रकार से निर्णय लेने के लिए पहले से ही प्रोग्राम्ड किया गया है। यहाँ पर आप सीधे समझ लीजिए कि अभी आज के टाइम ड्यूरेशन पर, वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्तमान में जो आप एआई बेस्ड मशीन देख रहे हैं, उन एआई बेस्ड मशीन पे ज्यादातर जगहों पर आपको कुछ इस प्रकार की चीजें पता चलेंगी कि यार ये चीजें तो पहले से इसको बताई गई कि अगर इस प्रकार से कोई भी कंडीशन बन रही है तो आपको इस प्रकार से काम करना है, आपका निर्णय, आपका डिसीजन कैसा होगा, ये पहले से प्रोग्राम्ड बताए गए हैं। और उन प्रोग्राम के आधार पर, उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ये जो मशीन है ये उस काम को करने के लिए प्रेरित हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि यार ये मशीन जो है वो अपने आप इस प्रकार की चीजें बता रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो सेकंड क्या हो गया? मशीन लर्निंग, जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम जिसमें मशीन्स को पहले ही प्रोग्राम्ड कर दिया गया कि अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो आपका डिसीजन जो है वो इसमें क्या होगा। देखने में, सुनने में हमको ये लगता है कि वो मशीन के द्वारा खुद ही लिया गया डिसीजन है, लेकिन वास्तविकता की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? प्री प्रोग्राम्ड है, राइट। तो यहाँ पर उसको प्रोग्राम ही इसलिए किया गया, ये प्रोग्राम इस तरीके से किया गया है ताकि वो उस कंडीशन पर निर्णय लेने के लिए काम कर सके या निर्णय ले सके। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन, उसके लिए प्रोग्राम पहले से दिए गए। यहाँ पर बोल दिया मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग की अगर मैं बात करूं, डीप लर्निंग की अगर मैं बात करता हूं, तो समझ लीजिए कि ये जो डीप लर्निंग है ना, जैसे यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या बोल रहा है कि अ टेक्निक विच इनेबल्स मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर, एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत मशीन्स को क्या किया जाता है, इस प्रकार से डेवलप किया जाता है कि वो बिहेव कर सके, किस प्रकार से? ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सके। ह्यूमन के हाव भाव के आधार पर, मनुष्यों के हाव भाव, मनुष्यों के चेतनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार से वो बिहेवियर के बेसिस पर उनको मिमिक कर सके। मशीन लर्निंग की अगर बात करते हैं तो मशीन लर्निंग के बारे में बोलता है कि सबसेट ऑफ एआई टेक्निक which use statistical method to enable machines to improve with experience, right। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है किसका? एआई टेक्निक का। जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है एआई टेक्निक का। अब इस एआई टेक्निक के अंतर्गत, इस मशीन लर्निंग के अंतर्गत हमने कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो बनाए हुए हैं, हमने कुछ इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो उसमें डाले हुए हैं कि वो जो मशीन है वो खुद नए तरीके से काम करने के लिए उस प्रोग्राम के द्वारा इंस्ट्रक्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो चीजें किस प्रकार से हमको देखने में ये लगता है कि यार ये तो नई चीज थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से अपने मशीन ने खुद ब खुद ऐसी चीजें कर ली, लेकिन वास्तविकता में क्या चीजें होंगी कि ये किन इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा? ये काम करेगा जो प्रोग्राम पहले से डाले गए। तो वहां पर प्रोग्राम फिक्स नहीं है कि यार ये प्रोग्राम है, आपको ये काम करना है। ये कंप्यूटर जैसा नहीं है, डेस्कटॉप लैपटॉप जैसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रोग्राम डाले गए हैं वो इस प्रकार के हैं कि आपको आगे आने वाली कंडीशन पर किस प्रकार से काम करना है। इसमें इस प्रकार की भी चीजें हैं कि पीछे पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनसे जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पर भी आप आगे जो है वो काम करेंगे। तो ये सारी चीजों को करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इन सारी चीजों को करने के लिए मशीन्स जो हैं या जो रोबोट हैं उनको एक प्रोग्राम के जरिए प्रेरित किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, राइट। डीप लर्निंग की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्या बोलता है? ये डीप लर्निंग जो है वो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है विच मेक द कंप्यूटेशन ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क फेजिबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे न्यूरल की अगर हम बात करें, या अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मानव मस्तिष्क की अगर मैं बात करता हूँ, डीप लर्निंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि जो मशीन्स होंगी वो खुद व खुद नई चीजों को
नई चीज़ों के लिए, निर्णय लेने के लिए, या खुद व खुद अलग अलग प्रकार से काम करने के लिए वो खुद ही निर्णय ले लेंगी। उनको किसी और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे इनपुट की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग प्रकार से चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो डीप लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो डीप लर्निंग एक ऐसा मैकेनिज्म है या डीप लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि यहाँ पर मशीन्स जो हैं उसमें खुद की बुद्धि का यूज़ करके मशीन्स जो है वो खुद ही अपने आप चीज़ों का प्रयोग करके और खुद ही अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार का बिहेव जो है वो करेगी। अगर ये कंडीशन बनती है, अगर मान लीजिए डीप लर्निंग की कंडीशन बनती है और जो फ्यूचर में चीज़ें बनेंगी, तो वहां पर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं मशीन्स का जो पावर होगा वो ह्यूमन के कंपेयर में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और डीप लर्निंग जो ऐसा होगा ना, डीप लर्निंग की कंडीशन जब ऐसी बनेगी तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस संसार में मशीन्स जो हैं वो सबसे ऊपर पहुँच जाएंगी और ह्यूमन जो है, जो जिसके उसको डेवलप किया, ह्यूमन जिसके द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी भी संभावना है, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में, जो मशीन है वही क्या करेगी, रेगुलेट करेगी किसको, ह्यूमंस को, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब मशीन अपने आधार पर डिसीजन लेगा, जब मशीन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी चीज़ों के आधार पर और खुद व खुद बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो डिसीजन लेने में सक्षम होगा। तब हम बोलते हैं कि ये डीप लर्निंग है, राइट। इस डीप लर्निंग के माध्यम से मशीन्स जो हैं वो रेगुलेट करेंगी ह्यूमंस को। बोले सर ऐसा पॉसिबल थोड़ी हो सकता है। तो आपने अलग अलग मूवीज में इस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखी होंगी। अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर मूवी की, अगर मैं बात करूं रोबोट मूवी की, तो अलग अलग मूवीज में आपने अलग अलग प्रकार से चीजें देखी हैं जहां पर मशीन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आई हैं। और वो ऐसी मशीन थी, वो ऐसे रोबोट थे जिनमें खुद ही सोचने की क्षमता विकसित हो गई, जिनमें खुद ही डिसीजन लेने की क्षमता विकसित हो गई। और वो किसके माध्यम से, वो हुआ डीप लर्निंग के माध्यम से। मशीन लर्निंग, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस कंडीशन में किस तरीके का, और नई कंडीशन के लिए सोचने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डीप लर्निंग की बात करेंगे तो यहाँ पर अपनी ही बुद्धि का विकास हो जाता है। तो ये जो है, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो फिर धीरे धीरे इस संसार पर जो राज होगा, वो अभी तो ह्यूमन बीइंग देखने को मिलते हैं कि भाई ये विश्व का पहला नागरिक है, ये शक्तिशाली है, ये है। फिर उसके बाद फिर आएंगी मशीन्स, बोलेंगी नागरिक वागरिक सब ठीक है, अब हमारी बारी। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए, तो डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग तकनीकी है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि मनुष्य क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनको बता रहे हैं कि किस तरीके का काम जो है वो ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है और जो किस कंडीशन में किस प्रकार की चीज़ें, और इसी के माध्यम से उनमें, या डीप लर्निंग के माध्यम से उनमें उनकी अपनी बुद्धि का विकास जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो डीप लर्निंग से मिलकर मशीन लर्निंग दिखेगा और मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में आपको चीज़ें नजर आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप देखोगे, और मैं आपको ये बोल रहा था, देखिए ये डायग्राम देखिए, मैं आपको ये बोल रहा था कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर स्थिति जो है वो इस प्रकार की दिखेगी। एक समय ऐसा आएगा जहां पर स्थिति कुछ इस प्रकार की दिखेगी कि जो मशीन होंगी वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के आगे निकल जाएंगी। और जब आगे निकल जाएंगी तो पावरफुल होंगी। अब पावरफुल हो गई तो रेगुलेशन करेंगे, राइट। एक वर्ड होता है टेक्निकली, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं तो आपको एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिसको अगर हम बोलें तो ये कहलाता है टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर तकनीकी विलक्षणता या टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो बोला ये जा रहा है कि ईयर 2045, आपको याद रखना है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2045 तक क्या होगा। वो देखिए 2045 तक, ईयर 2045 तक मशीनें जो हैं वो खुद सीखने और सुधारने में, खुद को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी। वो सोचना, समझना, काम करने के लिए सक्षम होंगी और मानव विकास का मार्ग हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी आप क्या देख रहे थे? आप देख रहे थे डीप लर्निंग, राइट। इसको दिमाग में रखिए और उसके बाद आप सोचिए क्या, कि भाई एक ऐसा समय आने वाला है, आगे आने वाले समय में हम कहाँ पर पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे
2045 तक। और सिचुएशन किस प्रकार की बनेगी? सिचुएशन ये कि एक मशीन ऐसी डेवलप हुई जिसके अंतर्गत एक मशीन ऐसी डेवलप हुई जिसके अंतर्गत चीज़ें जो है वो किस प्रकार की दिख रही हैं, जिसके अंतर्गत ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो मशीन है इसमें इस प्रकार की कैपेबिलिटी है कि ये खुद ही अपने आप को सुधार भी सकती है, खुद ही बुद्धि का निर्माण भी कर सकती है, खुद ही मनुष्यों के जैसे काम भी कर सकती है, सोच भी सकती है, समझ भी सकती है और अलग अलग प्रकार से काम कर सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। इस तकनीकी को, इस टेक्नोलॉजी को हम तकनीकी विलक्षणता या टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये तो पता होगा ना कि ह्यूमन जो है वो पहले बंदर था, मनुष्य जो है वो पहले बंदर था, धीरे धीरे वो उठता चला गया और फिर होमोसेपियंस की कंडीशन जो है वो बनती चली गई। तो यहाँ पर उसी डायग्राम के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि पहले ह्यूमन का रूप जो था वो कुछ इस प्रकार से था, फिर धीरे धीरे ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, उनका निर्माण हुआ, मानव प्रजाति का निर्माण हुआ, तो ये बने। और मानव प्रजाति का जब निर्माण हुआ तो मानव प्रजाति ने कुछ सालों के बाद अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने के लिए उसने मशीन्स बनाना चालू किया। तो मानव ने क्या किया? मशीन्स का डेवलपमेंट किया। अब मशीन्स का डेवलपमेंट करने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है, आज भी हालांकि इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो मशीन्स का डेवलपमेंट करने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यार ये जो ह्यूमन है, कहीं ना कहीं उन्होंने जिस मशीन का डेवलपमेंट किया है, अब वो मशीन जो है वो 2045 तक ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, ज़्यादा तरीके से मनुष्यों के जैसे अगर बात करें तो सोचने में, समझने में, काम करने में वो कैपेबल हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप वर्ल्ड को देखेंगे, यहाँ से अगर आप दुनिया को देखेंगे, तो अभी दुनिया पर राज कौन सी प्रजाति कर रही है? मानव प्रजाति। लेकिन 2045 तक अगर आप देखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, चीजें जो हैं वो इसी तरीके से, रेगुलेशन उन पर धीरे धीरे खत्म होता गया, हम मशीन से इस प्रकार से बनाने लगे कि मशीन से ही खुद सारी चीजें कर रही हैं, खुद का ही डेवलपमेंट कर रही हैं, खुद के द्वारा ही वो अपने आप को सुधार भी रही हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। रेगुलेशन कम होता जाएगा और समस्या ये आएगी, मतलब एक तरीके से बेहतर भी है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि डीप लर्निंग अगर इस तरीके से देखने को मिली, तो मानव ने जिस मशीन का निर्माण किया है वही मशीन आगे आने वाले 2045 तक क्या चीजें देखने को मिलेंगी कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या करने लगेगा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मशीन्स जो हैं वो क्या करेंगी, ह्यूमन पर या दूसरे चीजों पर राज करना चालू कर देंगी। इसी को कहते हैं तकनीकी विलक्षणता, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। ठीक है, चीजें जो हैं वो देखिए, और कितना खतरनाक हो सकता है इसका भी, मतलब बेहतर तो आपको पता है, इसलिए मैं बेहतरी वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। कितना खतरनाक हो सकता है वो आप इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक रोबोट मूवी थी, रजनीकांत साहब ने एक चिटी नाम की मशीन जो है वो डेवलप की। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, है ना, धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया गया, डीप लर्निंग की टेक्निक उसमें आ गई और चीजें किस प्रकार से देखने को मिली कि वो खुद ही खुद को सुधारने के लिए कैपेबल हो गया, वो खुद ही। और उसमें इमोशंस डाले गए, उसमें इस प्रकार की चीजें डाली गई कि यार उसमें सोचने की क्षमता, बिहेव करने की टेक्निक, या अलग अलग प्रकार से काम करने की, ये तो पहले मशीन लर्निंग पे चल रहे थे। लेकिन बाद में वही चिटी जो था, जब वो डीप लर्निंग पे आ गया, जब उसका कंट्रोल खुद पर ही हो गया, खुद के द्वारा ही चीजें होने लगी और इमोशन जो है उसके अंतर्गत आ गए, तो वो अपने मालिक को ही फिर क्या करना चालू कर दिया, ढूंढकर मारने की कोशिश। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैंने आपको रोबोटिक्स के 3 रूल भी बताए हैं कि भाई ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नुकसान पहुंचा तुरंत डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं दिखती हैं। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत यहाँ इतने हद तक इसको पावरफुल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको 2045 तक, कि पूरे वर्ल्ड वाइड पे रेगुलेशन जो है वो मशीन्स का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ फैक्ट के बारे में अगर हम देखें, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। 1935 एक ईयर की आप याद रखिए, कुछ फैक्ट है, फैक्चुअल पोर्शन है, आप याद रखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1935 की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्यूरिंग एक नाम है जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो दिया था, ये क्या होता है उसकी बात करता हूँ मैं। ट्यूरिंग ने
अगर हम बात करें तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन्स विथ इन्फिनाइट मेमोरी और स्कैनर के साथ में मिलकर अगर देखें तो उन्होंने अनंत मेमोरी, एब्स्ट्रैक्ट मेमोरी के, मान लीजिए इन्फिनाइट मेमोरी की बात करें और स्कैनर की बात करें तो दोनों को एक साथ मिलाकर कंप्यूटिंग मशीन जो है उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया था। 1950 की बात करते हैं तो ट्यूरिंग टेस्ट डेवलप किया गया और जिसको एलन ट्यूरिंग ने एक नाम दिया था इमिटेशन गेम। तो आपको याद क्या रखना है कि ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये कहलाता क्या है, तो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है इसको पहले बोला गया था इमिटेशन गेम, राइट। तो यहाँ पर इसको क्या बोल दिया गया, इमिटेशन गेम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1950 की अगर बात करते हैं तो 1950 के दशक में ट्यूरिंग का नाम क्या है, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने ही क्या डेवलप किया है, ट्यूरिंग टेस्ट दिया है। किसके लिए, तो जो मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला काम है, इंटेलेक्चुअल काम है या इंटेलिजेंस से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर है, और जो अनइंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर है उसके बीच में किस प्रकार से चीजें हैं, और जो एआई पर बेस्ड होकर मशीन ह्यूमन के जैसा काम कर रहा है वो किस लेवल पर, किस तरीके से, कहाँ तक का काम कर रहा है, उसका परीक्षण करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक इमिटेशन गेम के नाम से एक टेक्निक बनाई, जिसके माध्यम से ये पता चल सकता है कि जो मशीन्स है वो ह्यूमन के जैसे बिहेव करने में किस लेवल पर, क्या उसमें और ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है या रेगुलेशन की जरूरत है, ये इस टेस्ट के माध्यम से चीजें पता चल सकती हैं। इसी को, इमिटेशन गेम को ही हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें द्वारा विकसित यह मानव समान बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए एक मशीन की क्षमता का परीक्षण करता है। ये क्या करता है कि डेवलप्ड बाय एलन ट्यूरिंग बाय 1950s टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट बिहेवियर, टेस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन। तो मशीन्स जो है वो ह्यूमन के जैसे किस प्रकार का ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं या उनको किस प्रकार से मिमिक कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको वो कॉपी कर रहे हैं और किस लेवल पर कर रहे हैं, कहाँ तक वो पहुंचे हैं, इसको टेस्ट करने के लिए एलन ट्यूरिंग के टेस्ट को हम ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से ही जानते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1951 की बात आती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रोग्राम जो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने लिखा था, नाम याद रखना है, पहला प्रोग्राम लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, तो वो नाम है क्रिस्टोफर स्ट्रेची। ईयर 1960 की अगर मैं बात करूं तो जॉन मैकार्थी ने एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसको आप लिस्प कहते हैं, लोकेट आइडेंटिफायर सेपरेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर 1960 में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी कहलाते हैं, और जॉन मैकार्थी ही वो हैं जिन्होंने क्या किया था, जॉन मैकार्थी ही वो हैं जिनके द्वारा अगर आप बात करेंगे तो लिस्प नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा का डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया, और ये वही भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जा रही है, राइट। इसलिए भी जॉन मैकार्थी को हम कृत्रिम बुद्धि का पिता कहते हैं, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ईयर आता है 1973, फ्रांस के एलन कोल मेरॉट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक लॉजिकल प्रोग्राम लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया था जिसको प्रोलॉग कहते हैं। प्रोलॉग का फुल फॉर्म कहीं कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखा होता है और कहीं कहीं आप देखिए तो प्रोग्रामेशन लॉजिक क्यू। तो आप याद रखिएगा दोनों ही वर्ड, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर जो है वो बता सकते हैं। तो 1973 में अगर आप बात करेंगे तो प्रोलॉग नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया, और किसने किया, तो वो किया था एलन कोल मेरॉट ने। इसके बाद बात आती है 1990s में, तो 1990 का दशक आता है। 1990 के दशक में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं एमआईटी। एमआईटी में डॉक्टर सिंथिया ब्रिसेल्स ने किस्मत नाम का, ये नाम जरूर याद रखिएगा, और किसने डेवलप किया है तो वो नाम याद रखिए, सिंथिया ब्रिसेल्स। डॉक्टर सिंथिया ब्रिसेल्स की अगर बात करें तो उन्होंने किस्मत नाम का एक भावनात्मक रोबोट बनाया जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। तो क्या हुआ है 1990s में, एमआईटी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो उसके डॉक्टर सिंथिया ब्रिसेल्स ने क्या किया है, एक इमोशनल रोबोट बनाया है। इमोशनल रोबोट मीन्स की मनुष्य के इमोशंस के जैसा बिहेव करने वाला एक इमोशनल रोबोट, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, किस्मत नाम दिया। और वहां पर ये बोला कि ये किस्मत जो है वो इमोशनल रोबोट के तौर पर काम करेगा, और ये जो किस्मत है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम देखने को मिल रहा है।
ईयर आता है 1997 की हम बात करते हैं, और इस 1997 में अगर आप देखेंगे तो डीप ब्लू एक जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक शतरंज कंप्यूटर का निर्माण किया था, एक चेस कंप्यूटर का निर्माण किया था, राइट। तो किसने किया है? डीप ब्लू एक ने 1997 में। ईयर 2010 की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्सबॉक्स नाम का एक गेमिंग डिवाइस जो है वो डेवलप किया गया। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार से आप चीजें जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2011 की बात करें तो 2011 में एप्पल कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर सिरी जो है, सिरी को आप बेहतर तरीके से पहचानते हैं, और सिरी के द्वारा आप अपने अलग अलग प्रकार के काम भी कराते हैं। आप बोलते हैं कि सिरी ये इस व्यक्ति को कॉल करो, सिरी हमें ये रास्ता दिखाओ, ये करो, वो करो। तो ये जो सिरी है वो क्या है? वो एक तरीके से असिस्टेंट के फॉर्म में काम कर रही है। असिस्टेंट भी है, ठीक है, सिरी है, एलेक्सा है, असिस्टेंट है, उनके जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अलग अलग कंपनीज ने डेवलप किया। तो सिरी जो है वो एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा। तो 2011 में एप्पल का एक प्रोडक्ट आता है जिसको हम सिरी के नाम से आज भी जानते हैं। 2014 की अगर बात करें तो एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस के तौर पर एक और फेमस चीज डेवलप की गई जिसको आप अलेक्सा के नाम से जानते हैं। अलेक्सा किसका प्रोडक्ट है? वो है अमेजोन का। ईयर 2016 आता है, और इस ईयर 2016 की अगर आप बात करें तो गूगल असिस्टेंस के नाम से गूगल ने अपना एआई बेस्ड वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज करके असिस्टेंट वॉइस, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जो है उसको डेवलप किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? गूगल असिस्टेंट के नाम से वो जाना जाता है। तो मुख्यतः ये तीन चीजें काफी फेमस है। अगर आप बात करेंगे तो सिरी, राइट, उसके बाद अगर आप देखिए तो अलेक्सा, और उसके बाद अगर आप देखिए तो गूगल असिस्टेंट, राइट। तो ये तीन चीजें बहुत आज लगभग सारी युग में, अगर आप बात करेंगे सारे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो ये काफी फेमस है। डेवलपमेंट इन एआई के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो 2016 में, ये चीज मैंने आपको रोबोटिक्स पढ़ाते समय बताया था, ठीक है, और अगर आपने वो क्लास अटेंड की होगी तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। ये है सोफिया, ठीक है, इनको आप पहचान लीजिए, काफ़ी फेमस है ये। और सोफिया इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनका जो फेस आपको नज़र आ रहा है वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के फेस के आधार पर बनाया गया है। और दूसरा ये कि सोफिया पहली ऐसी रोबोट है, या पहली ऐसी मशीन है जिसको किसी कंट्री की नागरिकता, सिटीजनशिप जो है वो प्रदान की गई है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, आप मैसेज करके मुझे बताएंगे कि सोफिया जो है वो कहाँ की नागरिक है, और दूसरा आप बताएंगे कि सोफिया जो है वो उसका फेस जो आप देख रहे हैं वो किस हॉलीवुड एक्ट्रेस के फेस पर आधारित है। ये दो चीज़ों के बारे में आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि रोबोटिक्स में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो देखिए वही चीज़ें मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सोफिया जो है वो सोफिया के नाम से जाना जाता है। इनको 2016 में ह्यूमन के जैसे दिखाई देती है, ये बुद्धिमान रोबोट है। 2016 में हांगकांग के हेंसन रोबोटिक्स कंपनी का नाम याद रखना है, हेंसन रोबोटिक्स कंपनी के डेविड हेंसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो ये चीज़ें तो बेसिक हो गई। दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, एक किस कंट्री की सिटीजनशिप है इनके पास में, और ये अगर आप बात करेंगे तो सोफिया जो है उसका फेस जो नज़र आ रहा है वो किस हॉलीवुड एक्ट्रेस के फेस के आधार पर बनाया गया है, या किस पर आधारित होकर बनाया गया। इसके बाद अगर आप बात करिए तो इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। रोबोकॉप 2017 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम है रोबोकॉप, ठीक है। अब ये जो रोबोकॉप आपको दिखाई दे रहे हैं विच हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द दुबई पुलिस फोर्स, मतलब आप सोचिए कि नागरिकता तो मिल ही रही है, साथ में नौकरी भी दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ें किस प्रकार की समझ में आ रही है कि यहाँ अगर आप देखो तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई रोबोकॉप नाम की एक मशीन, एक रोबोट है जो दुबई पुलिस फोर्स का हिस्सा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ मनुष्य काम कर रहे थे, जहाँ ह्यूमन काम कर रहे थे, अब वहाँ कौन आके काम कर रहा है? रोबोट काम कर रहा है। सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि ये सेवा शुल्क लेकर, अगर कोई क्रिमिनल है तो सेवा शुल्क लेकर और ये उनको छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तो एक तरीके से अगर ये देखते हैं और इनको बेहतर तरीके से अगर प्रोग्राम्ड किया गया और डीप लर्निंग इनकी बेहतर है तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं तो करप्शन पर भी रेगुलेशन हो सकता है।
तो ह्यूमन बीइंग जो भी हैं, या अगर हम बात करें तो हमको कहीं ना कहीं चिंतित होने की भी आवश्यकता है। और फ्यूचर में, है ना, आज से 10, 15, 20 साल, 25 साल की अगर हम बात करें, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि मानव को कहीं ना कहीं वो रिप्लेस करेगा, और मानव जो है वो होंगे बेरोजगार। इसलिए आगे आने वाले 10-15 साल में आपको ऐसी कोई चीज पता होनी चाहिए जो इस मशीन को नहीं पता, तभी आप इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? लगातार अपने आप को अपग्रेड करिए, लगातार आप पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम इंस्टीट्यूशनल या किसी एकेडमिक चीज़ों को सीखें तभी वो पढ़ाई है। आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चीज़ों को सीखिए, और जब आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनसे भी आगे होंगे, और फिर आपको ना कोई रोबोकॉप रिप्लेस कर सकता है और ना ही कोई सोफिया रिप्लेस कर सकती है, राइट? तो ये याद रखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो डेवलपमेंट ऑफ एआई के अंतर्गत अगर हम देखें 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, 2017 की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर फील्ड की जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ब्रेन वेव नाम से, और इस ब्रेन वेव नाम का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वो रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करता है और डीप लर्निंग एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर किया क्या जा सकता है, यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने 2017 में एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जो डीप लर्निंग पर आधारित है और रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर आधारित काम कर रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखिए। और सैमसंग द्वारा एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जो है उसका नाम है बिक्सवी। तो उसको आप याद रखिए कि उसको क्या नाम है, सैमसंग ने क्या किसको डेवलप किया है, बिक्सबी को डेवलप किया है, जो क्या है, जो सीरी, एलेक्सा और असिस्टेंट के जैसे वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखिए तो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई वो तो समझ में आ गया। सर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन इनके प्रकार क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ पर जब आप टाइप की बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तब वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप देखने को मिलते हैं, जिसको हम प्योर रिएक्टिव, पहला टाइप की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं प्योर रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? प्योर रिएक्टिव आर्टिफिशियल कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप इसको समझ लेंगे तो एक बार में आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये ऐसा है तो ये प्योर रिएक्टिव है, ये ऐसा है तो ये डीप है, ये ऐसा है तो ये सुपर है, ये ऐसा है तो ये नैरो है। इसमें इस प्रकार की चीजें हैं, आप देखिए कि आखिर क्या चीजें हैं। प्योरली रिएक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पहला टाइप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको PRAI, प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, राइट? अब इसमें किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, तो प्योरली रिएक्टिव जो है वो सच एआई सिस्टम डू नॉट स्टोर, ये पॉइंट याद रखिए, जो कीवर्ड है आप उसको समझिए। तो यहां पर बोल रहा है कि सच एआई सिस्टम डू नॉट स्टोर मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर एक्शन। These machines only focus on current scenarios and react on it as per the possible best action। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि यार एआई का ऐसा फॉर्म जिसमें किसी भी प्रकार से पिछले एक्सपीरियंस को या मेमोरी को स्टोर नहीं किया जाता है, राइट? यहाँ किसी भी प्रकार से पुरानी बीती हुई या पास्ट में हुई चीज़ों को स्टोर करके और फ्यूचर में डिसीजन नहीं लिए जाते, बल्कि इसमें डिसीजन किस प्रकार से लिए जाते हैं, जिस चीज़ के लिए पहले से इसमें प्रोग्राम बनाए गए हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो जिन कामों को करने के लिए पहले से प्रोग्राम इसमें बनाए गए हैं या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हीं पर आधारित होकर इस प्रकार की मशीन्स जो है वो काम करती हैं। तो जहाँ पर पिछला स्टोरेज ना दिखे, किसी प्रकार की स्टोरेज फैसिलिटी ना हो, मेमोरीज और पास्ट के बेसिस पर डिसीजन जो है वो ना लिया जाए, उसको यहाँ पर बोल दिया जाता है क्या, उसको बोलते हैं प्योरली रिएक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? इसके बाद अगर दूसरा टाइप आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो लिमिटेड मेमोरी, देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, और ये प्रैक्टिकली आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको पता है कि लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो देखिए है क्या, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो है लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब ये लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो यहाँ जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई यहाँ स्टोर करने के लिए फैसिलिटी है, यहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है। किसको स्टोर करते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो कुछ एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं, राइट। और पिछले स्टोर किए गए जो भी इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन अगर आप एक तरीके से बात करेंगे तो उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उन मेमोरीज के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो कैसा होगा, वो इसी स्टोर किए गए मेमोरी के आधार पर लिया जाएगा। और इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो सेल्फ ऑटो पायलट की अगर हम बात करें या सेल्फ कार ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो इसका एक बेहतर एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए चीज़ें किस प्रकार से, प्योरली रिएक्टिव में आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी तरीके से पास्ट की चीज़ें स्टोर नहीं होंगी। यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हो लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो किस प्रकार से होंगी कि पिछले कुछ एक्सपीरियंस को कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए स्टोर करेंगे और उस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बेसिस पर स्टोर की गई जो भी चीज़ें होंगी उसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर, उसी के आधार पर हम फ्यूचर में क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कार है। अब ये कैसी कार है, आप मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है। अब इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर ये सेल्फ ड्राइविंग कार है तो ये क्या देखेगी कि भाई जो ये रोड दिखाई दे रही है, इस रोड में यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने से गाड़ी आ रही है, तो ये अगर इस रूट पे आ रही है तो उसको ये समझ में आएगा, तो ये क्या करेगी, ये अपने आप को किनारे कर लेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए हुई, यहाँ पर ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हुई कि वहाँ पर उसके द्वारा कुछ चीज़ों को पहले से या पिछले बार से स्टोर किया गया और उन्हीं मेमोरी के बेसिस पर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्हीं मेमोरी के आधार पर चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम सीरी की बात करें या अलेक्सा की बात करें, राइट, तो वहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से कि उनको ये बोला गया कि भाई ये पता करो कि कौन से रूट में अभी अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जो है वो कम है। तो उन्होंने चीज़ों को सर्च किया और कुछ चीज़ों को स्टोर किया, और आगे जो आपको काम मिलेगा जब आप उस रूट से जाएंगे तो वो बताएंगे कि हमने इस रूट को सर्च किया था, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था, राइट। तो आप अगर अभी दूसरे रूट को चूज़ करते हैं तो आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों को स्टोर किया जाएगा और उसी स्टोरेज के आधार पर, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आगे जो है वो डिसीजन लिए जाएंगे, राइट। तीसरा जो टाइप होता है, जैसे प्योरली रिएक्टिव के बाद में आपने क्या देखा, आपने देखा लिमिटेड मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तीसरे अगर मैं टाइप की बात करूं तो ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, राइट। अभी ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये थ्योरी ऑफ माइंड है और वो मानव भावनाओं, लोगों के जैसे उनके विश्वासों को समझना और मनुष्यों की तरह सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि अपने आधार पर कुछ चीजों को अपने ब्रेन के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर यहाँ पर काम करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन थ्योरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है सेल्फ कंसाइज, राइट, सेल्फ कॉन्शियस। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेल्फ कॉन्शियस की अगर बात करें तो आपको अलग अलग प्रकार से चीजें देखने को मिलेंगी। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चेतना, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो आप देखिए, तो सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भविष्य है, ठीक है। ये वही डीप लर्निंग है जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए तो चीजें किस प्रकार से कि सेल्फ कॉन्शियस जो है वो सेल्फ, उसका एक पार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस, और ये सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर माना जा रहा है। और ये मशीन सुपर इंटेलिजेंट होंगी और अपनी चेतना, भावना, आत्म जागरूकता के आधार पर ये काम करेंगी, और कहीं ना कहीं ये इंसानी दिमाग से या ह्यूमन माइंड से ज़्यादा सॉरी, ह्यूमन माइंड से ज़्यादा बेहतर जो है, ज़्यादा स्मार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये आगे आने वाला समय में मशीन सेल्फ अवेयर दिखाई देंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो, और इसी सेल्फ अवेयरनेस के तहत आप देखेंगे कि जो मशीन डेवलप हो रही हैं वो सुपर इंटेलिजेंट फॉर्म में दिखेंगी। उनके पास अपना कंसियसनेस होगा, उनके पास अपने सेंटिमेंट्स होंगे, सेल्फ अवेयरनेस होंगी, और अपने ही आधार पर डिसीजन लेंगी, खुद ही डिसीजन लेंगी, और कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंड के माइंड से ज़्यादा वो बेहतर काम करेंगे, राइट। इसको हमने क्या बोला, सेल्फ कॉन्शियस नाम दिया।
सेल्फ कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। उसके बाद आता है नैरो एआई, और नैरो एआई के साथ में आता है सुपर एआई। इन दोनों को ही हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, नैरो एआई इज अ टाइप ऑफ एआई विच इज एबल टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क विद इंटेलिजेंस। द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल एआई इज नैरो एआई इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर करंट में हम बात करें तो करंट में जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो कौन सा टाइप देखने को मिल रहा है, वो नैरो एआई ही देखने को मिल रहा है। और नैरो एआई के साथ में अगला जो आता है वो आता है सुपर एआई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप समझिए। जो अभी करंट में चल रहा है वो है नैरो एआई, है ना, और जो आगे चलने की संभावना है वो है सुपर एआई। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलती हैं, तो नैरो एआई की अगर मैं बात करता हूँ तो नैरो एआई ऐसे मशीन्स होते हैं या ऐसे मशीन्स में देखने को मिलते हैं, नैरो एआई में ऐसे मशीन्स में नैरो एआई देखने को मिलता है जो एट अ टाइम सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि एट अ टाइम सिंगल टास्क जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर आप सुपर एआई की बात करते हैं तो सुपर एआई जो है वो एक समय पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इन दोनों में फर्क क्या हो जाता है कि ये डेडिकेटेड टास्क करने वाले हैं, ये एक पर्टिकुलर टास्क को ही एग्जीक्यूट करेंगे, और ये मल्टीपल टास्क जो है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आगे की कंडीशन है, ये डीप लर्निंग की कंडीशन है, और इसके द्वारा अलग अलग प्रकार से चीजें जो है, मतलब एक अलग लेवल है, एक अब ऊपर का लेवल है जहां पर मशीन्स जो है वो आगे आने वाले दिनों में, जहां पर मैंने आपको टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी जैसी चीजें बताई हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको सुपर एआई जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि कहाँ पर सर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम देखें तो किन किन फील्ड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, तो आज के टाइम ड्यूरेशन पर आप देखिए तो ऑलमोस्ट सभी फील्ड में, राइट, जहाँ पर आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, आप वहाँ पर देखिए वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है कि आपने अगर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर किसी एक चीज़ को सर्च किया, उसके बाद आप इंटरनेट को जब भी यूज़ करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उसी प्रकार या उसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म पे देखी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ह्यूमन का इंटरेस्ट भी पता किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो बिग डेटा जैसी चीज़ें जो हैं इसका फ़ायदा उठाया जाता है। और ये बिग डेटा होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि बिग डेटा की अगर बात करें तो आप ऐसा समझ लीजिए, अभी मैं एक शॉर्ट में बता दूं आपको कि इस इंटरनेट की दुनिया में जितना भी डेटा है, लोगों का डेटा, लोगों की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या है, किन प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड हैं, ये है वो है, इस इंटरनेट पर जितना भी डेटा है उन सभी डेटा को हम क्या बोलते हैं, हम बिग डेटा बोलते हैं। अब ये जो बिग डेटा है इसका यूज किसको किसको है, तो कंपनी भी इसका प्रयोग करती है। और कंपनी इसका प्रयोग कैसे करती है, तो कंपनी आज के टाइम पर तो सबसे बड़ा बड़ा टूल जो है वो तो डेटा ही है ना। हर व्यक्ति, आप कहीं पर भी जाते हैं सबसे पहले आपका डेटा लिया जाता है कि भाई अच्छा यहाँ पर एंट्री कर दीजिए, राइट। तो आजकल हर व्यक्ति, हर कंपनी चाहता है कि क्या हो, उसके पास में डेटा हो, और उस डेटा का यूज करके वो अपने कस्टमर बनाए, अपने प्रोडक्ट को सेल करे, अलग अलग प्रकार से अपना एडवर्टीजमेंट करे, राइट। बिग डेटा का मतलब इंटरनेट पर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको बिग डेटा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर काम की चीज क्या है, तो इस बिग डेटा से, पूरा डेटा तो यूजफुल नहीं है ना, तो उस बिग डेटा से अगर हम बात करें सॉरी, उस बिग डेटा से अगर हम बात करें तो वहां पर अगर आप देखिए तो वहां पर एक और वर्ड आता है कि हम इस पूरे डेटा को खंगालें, और उस पूरे डेटा को खंगालने के बाद हमारे लिए जो काम की चीज है, यहाँ पर इसके लिए जो काम की चीज है वो क्या करें, वो इन चीजों को यहाँ से बाहर निकाल कर और एक नया डेटा दे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लीन डेटा, राइट। और ये क्लीन डेटा पाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोल देते हैं डेटा माइनिंग, राइट। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं डेटा माइनिंग के नाम से, राइट। अब यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस प्रकार से, अब इसी डेटा माइनिंग का यूज करके कंपनीज जो हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करती हैं, डेटा का यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि सर कहाँ कहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग देख सकते हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो आप देख ही रहे हैं, टेस्ला हो गई, या अलग अलग प्रकार से भी आप देखते हैं, ऑटो पायलट की कंडीशन देखते हैं।
डिजिटल असिस्टेंस और स्मार्ट स्पीकर भी आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन भी आप देख रहे हैं आपके मोबाइल ऐप पर, आपके लैपटॉप पर, आपके विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस पर। मेडिसिन के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के और लीगल सेक्टर के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सेक्टर के फील्ड में, इंटेलिजेंट रोबोट के फील्ड में, एजुकेशन सेक्टर में, और इस तरीके के विभिन्न क्षेत्रों में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डेवलपमेंट ऑफ एआई इन इंडिया के अंतर्गत भारत में अगर हम एआई की बात करते हैं तो किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं जो एआई से रिलेटेड आपको पता ही होनी चाहिए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रेटजी है एआई की भारत में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एआई फॉर ऑल, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सभी के लिए। अगर हम उस प्रकार के, उस अनुरूप, उस रणनीति पर काम कर रहे हैं तो आगे चलकर एआई जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन के काम है या जो मनुष्यों के काम है वो मशीन्स के द्वारा ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेस 2020, रेस 2020 क्या है, तो इसको आप देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक। रेस 2020 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ठीक है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, तो नीति आयोग जो थिंक टैंक के तौर पर काम करती है भारत सरकार के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसको आप मेटी के नाम से जानते हैं, और मेटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं कि मेटी और नीति आयोग के सम्मेलन से, सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया है, और ये कहलाता है रेस 2020, और इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ईयर 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के तौर पर घोषित किया है, अनाउंस किया है। तो अगर आपसे ये पूछे कि किस ईयर को आर्टिफिशियल ईयर के तौर पर डेवलप किया है, तो आप बता सकते हैं कि वो है ईयर 2020, राइट। और किस राज्य ने किया है, तो वो है तेलंगाना, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 का जो बजट है उसमें प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार का जो थिंक टैंक है, जिसको आप नीति आयोग कहते हैं, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लागू करेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि बजट 2018-19 में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम वो चालू किया जाएगा। किसके द्वारा चालू किया जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग AIR, आर्यावर्त के अगर नाम से हम इसको प्रोनाउंसिएट करें तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो नीति आयोग AIRAWAT मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ठीक। तो यहाँ पर आप ए से होता है आर्टिफिशियल, ये नाम आप याद रखिए। आई से होता है इंटेलिजेंस, आर से होता है रिसर्च, ए से होगा एनालिटिकल, डब्ल्यू से होगा एनालिटिकल एंड नॉलेज एनिमेशन प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहाँ पर नॉलेज एनिमेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर ये डेवलप किए जाएंगे, तो AIRAWAT के नाम से। तो यहाँ पर देखिए, तो नीति आयोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज एनिमेशन प्लेटफॉर्म जो है नाम से एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को स्थापित करेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि नीति आयोग ने क्या शुरू करेगा, तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की शुरुआत करेगा, और दूसरा नेशनल
अगर आप बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिकल्स एंड नॉलेज एनिमेशन प्लेटफॉर्म के नाम से एक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसकी शुरुआत भी की जाएगी, प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है कि जून 2020 में भारत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा बन गया है। अपने आप में एक बड़ी चीज है, ग्लोबल पार्टनरशिप का हिस्सा बना है। अब ये GPAI होता क्या है, तो ये होता है ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये है GPI, एक संस्थान है। तो भारत जो है वो इसका सदस्य बन गया है 2020 में। और आप देख सकते हैं कि लगातार 2020 से ही और काफ़ी पहले से भी अगर आप देखिए तो लगातार इंडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस फील्ड में और इंडिया जो है, भारत जो है वो और बेहतर से बेहतर चीज़ें जो हैं वो कर सके, बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो इंटरनेशनल तौर पर अगर आप देखिए तो इंडिया जो है वो पार्ट बन चुका है, किसका मेंबर बन चुका है, किसका सदस्य बन चुका है, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मई 2020 की ही अगर बात करें तो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेवलप किया और उसके तहत उसने HTTPS india.ai.gov.in नाम की एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में क्या क्या हो रहा है, आपके लिए क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो भी चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाएगी। राइट, तो यहाँ पर भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बेहतर से बेहतर काम जो है वो कर सकें। राइट, तो ये एक टॉपिक था आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अगर हम बात करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को डिनोट करता था। ठीक है, और इसके अंतर्गत आपने अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखी। इतनी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। टॉपिक पर डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी की चीज़ें जो हैं वो आवश्यकता नहीं है। बाकी की चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, इसलिए हम इतनी ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ और फैक्चुअल पोर्शन, कुछ और चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में लगातार टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती हैं या लगातार डिस्कवर हो रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप जानकारी बनाए रखें। उन चीज़ों को आप देखते रहिए, उनके नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए, उनको समझिए और उनके बारे में ये देखिए कि अच्छा ये किस टाइप के हैं। क्या ये डीप लर्निंग पर काम कर रहे हैं या फिर ये अभी भी मशीन लर्निंग वाले हैं? क्या ये नैरो AI हैं या फिर ये सुपर AI पर पहुंच चुके हैं? तो वो किस प्रकार के हैं, आप उनको लगातार अपने दिमाग में बनाए रखिए। राइट, बात आती है प्रहार बैच की। तो प्रहार बैच की अगर बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों कोर ब्रांचेस के लिए AEC प्लस जो है या एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस जो है वो लेकर आया है आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्योंकि हमको नॉलेज तो होता है, लेकिन वो नॉलेज किस हद तक सही है, कहाँ तक है, उसमें क्या कमी रह गई है, ये आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलेगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, PYQs इस पे मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इसको आप ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करके अपने पढ़ाई को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करिए। राइट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे हम बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।